सोचिए आप अपने सपने को पूरा करने के लिए एक नए शहर आते हैं, नई जगह, नए दोस्त, नई उम्मीद, अपने करियर पर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक वही जगह आपके लिए डरावनी बन जाती है। अगर आपका सबसे करीबी इंसान ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? यही हुआ प्रकृति के साथ। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार से शुरू हुआ, ब्लैकमेल और मेंटल टॉर्चर तक कैसे पहुंच गया, और आखिर यह सब उसकी मौत पर कैसा खत्म हुआ। आज हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे। कैसे एक रिश्ता जहरीला बना, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या अनदेखा किया, आखिरकार इस केस में आगे क्या होने वाला है। प्रकृति 20 साल की नेपाली छात्र है जो KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। आदित्य श्रीवास्तव उनका बैचमेट और बॉयफ्रेंड था। दोनों की मुलाकात 2023 की शुरुआत में हुई और जल्द ही वे रिलेशनशिप में आ गए। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे आदित्य का व्यवहार बदल गया। वे छोटी छोटी बातों पर गुस्से होने लगा, प्रकृति की निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगा। 2024 की शुरुआत तक उनके झगड़े और ज्यादा बढ़ने लगे। आदित्य चाहता कि प्रकृति सिर्फ उसी से बात करे और बाकी सभी दोस्तों से दूरी बना ले। प्रकृति को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और 2024 के अंत में उसने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन यहाँ से असली परेशानी शुरू हुई। ब्रेकअप के बाद आदित्य इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने प्रकृति को बार बार कॉल करना और मैसेज करना शुरू कर दिया। जब प्रकृति ने इग्नोर किया तो वह धमकी देने लगा, ब्लैकमेल करने की धमकी दी। कहा कि वह उनकी चैट और प्राइवेट फोटो लीक कर दूंगा। प्रकृति इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। उसने अपने दोस्तों और यूनिवर्सिटी से मदद मांगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे पर्सनल मामला कहकर अनदेखा कर दिया। अब सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्सिटी ने पहले ही एक्शन ले लिया होता तो क्या यह सब कुछ रुक जाता। 16 फरवरी 2025 शाम के वक्त प्रकृति की मौत की खबर आई। वह अपने हॉस्टल के रूप में मृत्यु पाई गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन क्या यह सच में आत्महत्या थी या फिर ब्लैकमेल करने का नतीजा। प्रकृति के चचेरे भाई सिद्धांत ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने साफ कहा कि आदित्य के कारण ही प्रकृति ने यह कदम उठाया। 17 फरवरी को आदित्य को गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पर दो बड़े सवाल उठते हैं। अगर आदित्य दोषी था तो यूनिवर्सिटी ने पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर प्रकृति को समय पर मदद मिलती तो क्या वे आज जिंदा होती? प्रकृति की मौत के बाद यूनिवर्सिटी में बड़े विरोध शुरू हो गए। नेपाली छात्रों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन समस्या सुलझाने की बजाय यूनिवर्सिटी ने सभी नेपाली छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया। सोचिए, एक छात्रा की मौत हो गई और प्रशासन ने न्याय देने की बजाय बाकी छात्रों को ही निकालने का फैसला कर दिया। क्या ये इंसाफ है? नेपाल सरकार ने इस केस को गंभीरता से लिया। नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के अधिकारियों को भुवनेश्वर भेज दिया गया। ऑडियंस सरकार ने भी एक जांच समिति बनाई, लेकिन हम जानते हैं जांच शुरू होती है लेकिन कई बार खत्म नहीं होती। हर बार जब ऐसा कुछ होता है तो हम वही सुनते हैं, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ दिन बाद यह मामला मीडिया से गायब हो जाता है। अब सोचिए, अगर हम आज चुप रहेंगे तो कल किसी और की बहन, बेटी या दोस्त इसी दर्द का शिकार हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है। नंबर 1, जागरूक रहिए। इस तरह के मुद्दे को दबने ना दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाए। नंबर 2, पीड़ित को समर्थन करें। अगर आपके आसपास कोई ब्लैकमेल या मेंटल टॉर्चर का शिकार हो रहा है तो उसकी मदद करें। नंबर 3, अपने कानूनी अधिकार जाने। महिला और छात्रों की सुरक्षा के लिए बने कानून को जाने और जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाए। नंबर 4, प्रशासन को जवाबदेह बनाए। अगर कोई संस्था ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है तो आप आवाज उठाइए। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रकृति को न्याय मिलेगा? अगर आपको लगता है कि यह वीडियो महत्वपूर्ण है तो इसे जरूर शेयर करें। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक आंदोलन है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद।